अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 7 कैप 5 का स्टार्ट हो गया जी। हम IS 38 कर रहे हैं। शायद कुछ बच्चे अभी भी आने वाले हों, इसलिए ज़रा 236 सफ़े पे आ जाएं। होमवर्क वाले सवाल भी डिस्कस करते हैं, नई चीज़ें आज वेबसाइट कॉस्ट करेंगे, इंशाल्लाह कर लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस, काफ़ी सारे क्वेश्चंस अभी रहते भी हैं, 1-2 दिन और 3 दिन भी लग सकते हैं, अभी इस पर चलेगा अभी ये। उसके बाद फिर कोई छोटा सा स्टैंडर्ड करेंगे, फिर ईद के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह IFRS 16 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अच्छा जी, आपको कहा था ये सफ़ा पढ़ के आने के लिए पढ़ा था। व्हाट इज़ एन एसेट? एक रिसोर्स जो कि कंट्रोल करे पास्ट इवेंट की वजह से एंटिटी और फ्यूचर बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड टू फ्लो हों। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं वो इंक्रीज इन सेल या डिक्रीज इन कॉस्ट दोनों तरह से हो सकते हैं। फिर इंटेंजिबल क्या है जी? हमने कहा था एक ऐसा रिसोर्स, पहले तो वो एसेट है, वो इंटेंजिबल कौन सा है? जो आइडेंटिफिएबल हो, नॉन मॉनिटरी हो, और अच्छा जो जो होता है ना PPE, जो टेंजिबल होता है, उसके अंदर एक तो ये वाली शर्त पूरी नहीं होती है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। दूसरा, उसमें सिर्फ सेपरेबल वाला होता है काम, उसमें ये वाला काम नॉर्मली नहीं हो रहा होता। ठीक है। बहरहाल नॉन मॉनिटरी तो वो भी होता है। खैर चलें, छोड़ें, हम तो पढ़ रहे हैं इस वक्त इंटेंजिबल। रिकॉर्ड कब करेंगे? जब फ्यूचर बेनिफिट्स प्रॉबल हों और कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो। ठीक हो गया। अच्छा, अमोर्टाइजेशन इम्पेयरमेंट की डिस्कशन हमने कर ली थी कि अगर परचेज गुडविल है या इन प्रोग्रेस है या इनडेफिनेट लाइफ वाला है, तो इसको अमोर्टाइज नहीं करना, सिर्फ इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है, लेकिन वो कंपलसरी है। ठीक है। और अगर इसके अलावा कोई है, पहली बात है इंटेंजिबल हो, अगर है इन 3 के अलावा है, अदर्स में आ गया, उनको अमोर्टाइज करेंगे ओवर शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ। और इम्पेयरमेंट टेस्ट सिर्फ तब गुजारेंगे जब कोई इंडिकेशन हो। अब लीगल लाइफ में रिन्यूअल इंक्लूड तब करेंगे जब रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल हो। सारी बातें पढ़ी हुई हैं हमने। ठीक है। एक समरी है सारे स्टैंडर्ड की। दो चीज़ों के बारे में IS 38 ने पैरा 67 के अंदर जो है वो स्पेसिफिकली मना कर दिया कि एडवर्टीजमेंट और स्टाफ ट्रेनिंग को आपने इंटेंजिबल नहीं कहना। ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू, PPE आपने IS 16 पढ़ा था। PPE के अंदर रेजिडुअल वैल्यू नॉर्मली हुआ करती थी सवालों की, लेकिन इतने सवाल अभी तक हमने इंटेंजिबल के कर लिए, रेजिडुअल वैल्यू इंटेंजिबल की नज़र नहीं आई। उसकी वजह नॉर्मली होती ही नहीं है रेजिडुअल वैल्यू। मतलब आपने एक सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनवाया अपने बिजनेस के हिसाब से, 5 साल इस्तेमाल किया, फिर आपने कहा चलो अब नया वाला बनवाता हूँ, तो वो पुराने वाला नॉर्मली कहीं नहीं बिकता, आप उसको डी इंस्टॉल कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। इसीलिए स्टैंडर्ड कहता है कि रेजिडुअल वैल्यू को कंसिडर करना है जीरो। इंटेंजिबल के अंदर इंटेंजिबल की रेजिडुअल वैल्यू को क्या करना है? आपने जीरो कंसिडर करना है। हाँ, एक सूरत, मतलब ये दो सिचुएशंस, ये दो शर्तों में दो में से कुछ एक हो जाए तो फिर आप रेजिडुअल वैल्यू उसकी ले सकते हैं। पहली चीज, जिस इंटेंजिबल की आप बात कर रहे हैं उस इंटेंजिबल की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है। मिसाल के तौर पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पर हफीज सेंटर के सामने नवीद सेंटर भी है। ठीक है। वो नवीद सेंटर के अंदर ये सॉफ्टवेयर्स की मार्केट है, वहाँ पर लोग जो है वो सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, बेचते हैं। आप अपने सॉफ्टवेयर लेकर जाते हैं, वहाँ दुकानों पे लोग बैठे होते हैं, वो आपसे सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, आप पुराना सॉफ्टवेयर बेच के, यानी क्या है? एक्टिव मार्केट इसकी एग्जिस्ट करती हो तो रेजिडुअल वैल्यू हो सकती है, सवाल में गिवन हो तो आप ले सकते हैं। या एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नया बनवा के इंस्टॉल करना था, तो इधर से ये अपना अहमद भाई ने कहा कि सर ऐसा है कि आपकी ज़रूरत बढ़ गई है, आपके बिजनेस की ज़रूरत बढ़ गई है, तो आप ERP में चले गए हैं, मुझे अभी सिंपल वाला सॉफ्टवेयर चाहिए, मेरा बिजनेस अभी स्टार्ट में है, तो आप ये अपना सॉफ्टवेयर ना मुझे बेच दीजिएगा। तो इसके साथ मैंने कमिट, मतलब इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसने कमिट कर लिया कि मैं आपसे ये आपका इंटेंजिबल बाय करूंगा। तो इस सूरत के अंदर भी आप इंटेंजिबल की रेजिडुअल वैल्यू ले सकते हैं। बस ये दो ही सूरतें हैं, या तो किसी थर्ड पार्टी ने आपसे कमिटमेंट कर ली है टू बाय, ठीक है, देयर इज अ कमिटमेंट बाय थर्ड पार्टी,
रेजुअल वैल्यू देंगे, वो पे करेंगे और ले लेंगे, या अगर ये नहीं है तो एक्टिव मार्केट हो। अगर ये दोनों में से कोई एक ना हो, आपको सवाल में नजर नहीं आ रहा, तो फिर रेजुअल वैल्यू क्या अज्यूम करेंगे आप? जीरो। तो इनटेंजिबल की, भाई लेट आने वाले, इनटेंजिबल की रेजुअल वैल्यू हमने जीरो लेनी है, अनलेस किसी थर्ड पार्टी ने कमिट किया है कि वो हमसे खरीदेंगे। अगर ऐसा है तो रेजुअल वैल्यू गिवन हो वो ले लेना और अमोर्टाइजेशन करते हुए कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू कर देना, या ये नहीं है और एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है और वो रेजुअल वैल्यू दे दे तब भी। और अगर वो रेजुअल वैल्यू देकर कहे कोई एक्टिव मार्केट नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, तो फिर इग्नोर करना है उसको, फिर अब रेजुअल वैल्यू कोई नहीं होती है, वो हमने क्या स्टैंडर्ड क्या कहता है, इसको आपने जीरो अज्यूम करना है। गॉट इट? उसके बाद जनाब मेजरमेंट दो वक्त होती हैं, आपको पता है, आप IAS 16 पढ़ के आए बचपन से, IAS 40 आपने पढ़ा था बचपन से, अब IAS 38 पढ़ रहे हैं आप 55 में। आप अभी कोई पता नहीं है, मैं IAS 41 शुरू कर दूं, कोई पता नहीं, IAS 41 शुरू किया तो वो गांव मज्जों का स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो उसके अंदर भी चूंकि वो एसेट है, वो भी क्या है, बायोलॉजिकल एसेट है, लिविंग एसेट है, उसका भी यही है, इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट, जब पहली बार एसेट आपके बिजनेस में आया तो कब रिकॉर्ड करना है? इनिशियल रिकग्निशन। किस पर रिकॉर्ड करना है? इनिशियल मेजरमेंट। फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कहते हैं ईयर एंड पे क्या करना है। IAS 16 सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में क्या कहता था, कौन से दो ऑप्शंस हैं, कॉस्ट मॉडल पे रखो या रीवैल्यूएशन मॉडल पे, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिर आप पढ़ेंगे, वैसे यहाँ पे पढ़ना है, रिवाइज करना है, रिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी रिवैल्यूएशन की वर्किंग में आपके 2 कॉलम और ऐड होने हैं, टैक्स ने भी आ जाना है, ओए ओए ओए, अखीर हो जानी, अखीर IAS 12 जब कर रहे होंगे ना, ओए ओए ओए, जरा बोलो ना, ओए 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 ओए। तो FAR 1 इंट्रो तो चलो आपके पीछा कर ही रहा है, FAR 1 ने भी आपका पीछा नहीं छोड़ना, बल्कि आपको यही लगेगा यार इंट्रो R1 ही चल रही है, ये तो ऐसे ही बस नए टॉपिक्स आ गए, कुछ चीजें बढ़ गई हैं, वो चीजें इसीलिए तो आपको ये आसान लगती हैं, चीजें आसान लगेगा, बस चीजें ज्यादा होंगी। तो बस बार बार मैं आपको हर 2-3 दिन बाद ये बात याद कराऊंगा कि छुट्टी नहीं करनी है, रोजाना 1 घंटा बस घर पे दे लेना है, जो काम करवाया वो फटाफट रिवाइज करना है, और होमवर्क इतना ज़्यादा नहीं हुआ करेगा, 1 से 1.5 घंटा रमज़ान के बाद तो लाजमी हुआ करेगा इंशाल्लाह, आपका इतना काम होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा लगाना भी नहीं है टाइम। तो रोज़ का काम करते रहेंगे, रोज़ का काम रोज़, अभी तो मोड वो चल रहा है ना, रोज़ का काम रोज़ करूँगी, हैं जी। और हफ्ते का एक टेस्ट लाजमी देते रहना है, ठीक है, तो इंशाल्लाह पास हो जाओगे, कुछ भी मसला नहीं होगा। बाकी चीज़ें जो भूलती हैं उसका तरीका बताऊंगा, थोड़ा पढ़ तो लेना, फिर तरीका बताऊंगा। जैसे CMA में आप लोगों को मैं तरीका बताया करता था, अगर किसी बच्चे ने पढ़ा है तो, कि वीकेंड जब आए, 2-3 टॉपिक्स गुजर चुके हों, तो किसी वीकेंड पे जाके किसी पुराने टॉपिक के सिलेक्टेड क्वेश्चंस बस कर लें, ताकि वो भूले ना। ऐसी तरतीब यहाँ भी रखेंगे इंशाल्लाह, तभी तो ये काबू में आएगा, जिन है वरना FAR 2, ठीक है। लेकिन आपको वो सारे दाव पेच आते हैं उस जिनको काबू करने के, फिलहाल तो काबू रखना है उसको, ठीक है। तो यहां पर भी इनिशियल मेजरमेंट किस पर होगी? एट कॉस्ट। और उसमें क्या शामिल होगा, क्या क्या शामिल होगा जी? परचेज प्राइस और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट वगैरह, जैसे हमने पढ़ा था, पढ़ के आए थ्योरी में, ठीक है। और सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में आपने 2 मॉडल्स आपको अलाउड हैं, कॉस्ट मॉडल या इधर भी रीवैल्यूएशन मॉडल है, लेकिन ये रीवैल्यूएशन मॉडल भी बहुत मुश्किल से अप्लाई होता है, क्योंकि रीवैल्यूएशन मॉडल भी अप्लाई हो इसके लिए शर्त है एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है। देखो ना, रीवैल्यूएशन मॉडल में क्या करना होता है, आपने ये एंड पे फेयर वैल्यू पे लेके जा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसलिए कि अब किसी सवाल के अंदर जो सवाल अभी तक छुपाए हुए थे उनमें ये पॉइंट आएंगे। अगर डिस्कस वाला है तो ये बातें लिखनी पड़ती हैं, नंबर तभी मिलते हैं। और अगर डिस्कस वाला नहीं है, प्रैक्टिक सवाल न्यूमेरिकली कर रहे हैं, तब भी रेजल्ट वैल्यू दे देगा, इग्नोर क्यों कर रहे हैं पता हो, ठीक है। आपको फेयर एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती और फेयर वैल्यू दे दो तो क्या करना है, ये सारी बातें जरूरी है, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन मॉडल इनटेंजिबल में कब लगा सकते हैं? ओनली बी रीवैल्यूड इफ एक्टिव मार्केट इज अवेलेबल, क्योंकि आपको रीवैल्यूएशन मॉडल में चाहिए क्या होती है? फेयर वैल्यू। और फेयर वैल्यू कब एग्जिस्ट करती है? जब एक्टिव मार्केट हो, ठीक है। अगली बात वो करता है, एक्टिव मार्केट तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हमारा एक रिवैल्यूअर था, उसने कहा भाईजान छोड़े मार्केट, आपको आपके इंटेंजिबल का अंदाजा ही नहीं है, ठीक है। इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, मैं आपको वैल्यू असाइन करके देता हूँ, क्या करें, रीवैल्यू कर लें? स्टैंडर्ड कहता है भाई नहीं, चक्कर ही कोई नहीं, चाहे रीवैल्यूअर ने वैल्यू का, अब सवाल में यही तो धोखा देगा आपको कि रीवैल्यूअर फलां रीवैल्यूअर उसने ये फेयर वैल्यू बताई है, लेकिन एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, तो स्टैंडर्ड कहता है मैं नहीं मानता इसको।
इंटेंजिबल रीवैल्यूएशन मॉडल पे सिर्फ तब जा सकते हैं अगर एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करे। अगर एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, रीवैल्यूअर ने वैल्यू लगा दिए, तब भी नहीं लेना। अच्छा, इफ नो एक्टिव मार्केट एंड वैल्यूअर असाइंस वी विल नॉट रीवैल्यू, क्योंकि ओनली कब रीवैल्यू करना है, जब एक्टिव मार्केट अवेलेबल हो। ठीक है। अच्छा, इंटेंजिबल आपको मिला है, आपने खरीदा है, लाइसेंस है जैसे, और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। तो जब ट्रांसफर या सेल ही नहीं कर सकते तो रीवैल्यू कैसे कर सकते हैं? फेयर वैल्यू तो फिर ना हुई। ये भी एक बात लिखी स्टैंडर्ड ने कि इफ देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर और सेल वी विल नॉट रीवैल्यू। हर जगह नॉट ही चल रहा है। अच्छा, ये तो होगी बात रीवैल्यूएशन की। कब रीवैल्यू करेंगे? जब एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती हो। एक्टिव मार्केट नहीं है और वैल्यूअर ने वैल्यू साइन कर दिया है, फिर भी नहीं करेंगे। अगर रिस्ट्रिक्शन है सेल पर या ट्रांसफर पर, तब भी रीवैल्यू नहीं करेंगे। ठीक है। और एक सिचुएशन ये भी आ सकती है जो नॉर्मली इंटेंजिबल्स में होता है, हो सकता है टेंजिबल्स में नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन इंटेंजिबल्स में मुश्किल से तो एक्टिव मार्केट मिल रही है। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके इंटेंजिबल्स की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती थी और आप रीवैल्यूएशन मॉडल पर चल रहे थे कि एक्टिव मार्केट ना रही अब। तो अगर एक्टिव मार्केट अब नहीं रही तो क्या करें? आपके जेहन में क्या आता है? इसको छोड़ें, आपके जेहन में क्या आता है? कॉस्ट मॉडल में वापस चले जाएं? नहीं, स्टैंडर्ड कहता है जो आखिरी रीवैल्यूड अमाउंट थी ना, बस वही फिर आपकी अब समझे कॉस्ट बन गई, यानी कि आपने उसी पर ही रहना है, अब उससे वापस नहीं जाना, लेकिन उससे आगे भी नहीं जा सकते। समझो वही कॉस्ट बन जाएगी आपकी, मॉडल कॉस्ट जैसे ही बन जाएगा, दोबारा रीवैल्यू। तो इफ देयर वाज एक्टिव मार्केट बट नाउ देयर इज नो एक्टिव मार्केट, वी विल कीप एसेट एट। बात समझ आ गई? चल, फॉर एंट्रीज चैप्टर 1, इस किताब का चैप्टर 1 IAS 16 वाला PPE है, जो सिलेबस में आपके नहीं है। ठीक है। एंट्रीज करेंगे हम वहाँ पे जाके, जो टेंजिबल के लिए एंट्रीज करेंगे, ज़ाहिर रिवाइज करेंगे, वही इंटेंजिबल के लिए भी अगर रीवैल्यू हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं। ठीक है। एसिड रिकॉर्ड करने की एंट्री भी वही है, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट। डेप्रिसिएशन की बजाय अमोर्टाइजेशन नाम हो गया, वरना एंट्री तो वही है, अमोर्टाइजेशन डेबिट अक्यूमुलेट अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। उसी तरह से इंपेयरमेंट का भी रूल लग रहा है, उसी तरह से रीवैल्यूएशन का रूल भी लगेगा, वर्किंग भी वैसी होगी, सब कुछ वैसे ही है, इसलिए यहाँ एंट्रीज अलग से नहीं की गई। ठीक है। बहुत होगी थ्योरी, ये ना हो आप लोग गश खा खा के गिरने लग जाएं। तो थोड़ी सी अब एंड पे करते हैं अगर टाइम बचा तो। आए ज़रा, पास पेपर 4 था गालिबन, मैच लेस और वो वाला है ना, किया ट्राई? हाँ जी, डिस्कस कर लेते हैं। वैसे उसने क्या कहा है? एक्सप्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, विद रीज़न हाउ TFL शुड हैव। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसने डेट वाइज कह दिया, 1 जनवरी 12 को, शायद इनिशियल मेजरमेंट के वक्त, रिकग्निशन और मेजरमेंट के वक्त। ठीक है। और 31 दिसंबर 12 सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे भी बात करनी है। ठीक है। और दूसरी बात, नंबर भी इसके 8 हैं, तो अच्छा खासा गुड़ डालना पड़ेगा इसमें। ठीक है। चलो पहले सवाल तो पढ़ें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि 1 जनवरी 12 पे कौन कौन सी बातें आप कर सकते हैं और 31 दिसंबर 12 पे कौन कौन सी। उनके अंदर रहते हुए, उन पैरामीटर्स में रहते हुए 2-2 3-3 लाइनें हर चीज़ के बारे में लिख लेंगे। 8 नंबर में से आपके आराम से 5, 6, 7 नंबर आ जाएंगे, 5, 6 तो आ ही जाएंगे। ठीक है। ऑन 1 जनवरी 2012 TFL acquired manufacturing rights for an assorted range of juices and ice creams from a well-known multinational company for, भाई ये तो एक्वायर्ड इंटेंजिबल, मैन्युफैक्चरिंग राइट किसी कंपनी से इन्होंने मिसाल के तौर पे जो है ये नेस्ले वालों से इन्होंने कहा कि जी ये जूस और आइसक्रीम आप बना रहे हैं, ठीक है, वो अब आप ना बनाएं कुछ अरसा, वो आप हमें बनाने दें अपने वाली आइसक्रीम और हमें बेचने दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये राइट टू मैन्युफैक्चर आपको हम देते हैं, अगले, नहीं लिखा हुआ कहीं पे, चलो कहीं पे आ जाएगा, ये ले लें और आप हमें दे दें 50 मिलियन रुपीस। तो 50 मिलियन रुपीस देकर इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग राइट एक्वायर कर लिए। ठीक है। अब ये इंटेंजिबल है, अब बोलो। अच्छा, और है भी कौन सा? एक्वायर्ड वाला। ठीक है। अब बातें ज़्यादा साथ जेहन में दोहराते जाएं। एक तो चूंकि 8 नंबर का सवाल है, तो सिर्फ इतनी बात नहीं कर देनी कि इंटेंजिबल को रिकॉर्ड करें, बल्कि थोड़ी सी बात ना आपने वो इनिशियल रिकग्निशन वाली भी करनी है। क्या आप वो लिखोगे
कि इंटेंजिबल को हम रिकॉर्ड कब करते हैं, व्हेन देयर इज फ्यूचर व्हेन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल एंड कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। ठीक है, मतलब बेशक एक लाइन में लिखें, दोनों बातें अपने अल्फाज में लिखें, पर लिखना है। ठीक है, अच्छा चलें जी, तो इसलिए वो हम कहेंगे कि जी इससे एक्सपेक्टेड है फ्यूचर बेनिफिट्स का आना, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड करेंगे एज एन इंटेंजिबल, फुल स्टॉप। अगली लाइन में अब आपने करना है, रिकॉर्ड करना है, ये तो डिसाइड हो गया ना। अब अगली लाइन में आपने डिस्कस करना है इसको कि किस अमाउंट पे करें। तो फिलहाल तो 50 परचेज वाला सबसे आसान होता है। परचेज प्राइस क्या है, परचेज कितनी कॉस्ट पड़ी है आपको 50, तो आप 50 पे उसको रिकॉर्ड करने की बात करेंगे, अनलेस के कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा साथ ना आ जाए। ठीक है, आगे कहता है फॉलोइंग आर रेलेवेंट क्लॉजेस फॉर एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बिटवीन टू कंपनीज। एग्रीमेंट इज वैलिड फॉर, ये यूज करेंगे 5 ईयर्स को हम अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन में, एंड इज रिन्यूएबल फॉर अनदर 5 ईयर्स एट नॉमिनल प्राइस, एट, तो 5 साल तो है ही, इसको 5 जमा 5 कर सकते हैं, क्योंकि रिन्यूअल क्या है, नॉमिनल या मिनिमल। ठीक है, तो लीगल लाइफ ओरिजिनली 5 थी, जमा 5 करेंगे तो ये 10 हो गया। यूजफुल लाइफ सवाल में गिवन ना भी होगी तो ये वाली लाइफ यूज करके हम अमोर्टाइजेशन कर लेंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग राइट आर नॉट ट्रांसफरेबल एंड कैन नॉट बी सबलेट। अब ये लाइन पढ़ के आ रहे हैं, अब हमें पता है कि अगर ये नॉन ट्रांसफरेबल हैं तो इसका मतलब ये रीवैल्यू, तो जब हम कर रहे होंगे ये तो अभी इनिशियल मेजरमेंट की बात होगी ना, तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में ये बातें चलती हैं, अमोर्टाइजेशन की बात चलेगी या इम्पेयरमेंट की, और फिर ये दोनों मॉडल्स की बात चलेगी, कॉस्ट या रीवैल्यूएशन, क्योंकि नंबर ज़्यादा हैं, ना होते तो कोई बात ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, चल जाता है काम। अब आफ्टर इरेक्शन ऑफ इट्स प्लांट, ये क्या मतलब, उधर तो मैन्युफैक्चरिंग राइट था, ये कहाँ से आ गया प्लांट, ये क्या है जी? जाहिर सी बात है, जो आइसक्रीम और जूस बनाने हैं उनकी फैक्ट्री उन्होंने थोड़ी उठा के आपको दे दी, उन्होंने कहा बना लो तुम, अब बनाने के लिए फैक्ट्री तो आपको खुद लगानी पड़ेगी। तो जब प्लांट इंस्टॉल हो गया, TFL ने स्टार्ट कर दिया मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को 1 जुलाई 12 से। बड़ा इंपॉर्टेंट, किस दिन से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया इन्होंने, तो 1 जुलाई से ही इस इंटेंजिबल को मोनेटाइज करेंगे ना। नहीं, आज इंटेंजिबल को देखो, उन्होंने राइट आपको अवेलेबल कर दिया था 1 जनवरी से। उन्होंने 31 दिसंबर 12, 13, 14, 15, 16, 31 दिसंबर 16 की शाम को आपको फोन करके पूछना है, हाँ भाई रिन्यू करना है या नहीं करना, क्योंकि आपके उनके हिसाब से आपके 5 साल पूरे हो गए। आपको हो जी मैंने तो 1 जुलाई को प्लांट इंस्टॉल करके, तो हम क्या करें, पहले इंस्टॉल कर लेना था भाई। बात समझ आ रही है? तो इसलिए अमोर्टाइजेशन के लिए आपकी डेट ये कि आपको इंटेंजिबल एसेट इस दिन अवेलेबल हो गया था फॉर यूज, तो इस दिन से आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे अमोर्टाइजेशन। ओके, 1 जुलाई रेलेवेंट नहीं है। आगे कहता है ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन न्यू प्रोडक्ट वर नॉट एबल टू अचीव डिजायर्ड सेल्स इन, हालात खराब नजर आए तो एक लाइन ही लिखनी है ना कि जी ये मामला हो गया है, तो हम चलो इसको इम्पेयरमेंट के लिए भी गुजार लेते हैं। अब इतना सा सवाल है और 8 नंबर है, तो इसीलिए तो मैं बार बार बात कर रहा हूँ आपके साथ कि ये भी करना है वो भी करना है। अब देखो 1 जुलाई 12 पर आपने 2 बातें करनी है। पहली बात आपने 1-2 लाइनों के अंदर लिखना है इनिशियल रिकग्निशन, वो या आपकी मशहूर ज़माना, लिखवाऊँ या चलेगा काम ज़बानी भी, आपने लिख कर देखा भी था घर पे, नहीं, नई वाली आवाज़ भी आई है। चलो मैं ज़बानी बोलता हूँ, लेकिन अब ये आप पर मस्ट है बेटा, इसको लिख लेना अगर पास करना है। ठीक है, देखो मैं आपको हर सवाल भी लिखवा सकता हूँ, पर पर्चे में फिर मुझे ढूंढते फिरोगे। मैं बोल देता हूँ कि ये लिखना है, लेकिन हाथ से लिखना आपको पड़ेगा। ठीक है, अपना पहले लिखा करें, फिर सोल्यूशन को देखा करें। सोल्यूशन मैच करना मकसद ही नहीं है, सोल्यूशन में लिखी हुई बातें मोर और लेस आपने लिख ली अपने अल्फाज में, ज़बरदस्त। वो तो हर दफ़ा आई कैप का अपना सोल्यूशन डिफरेंट होगा, लिखने वाला अगर डिफरेंट होगा तो बात ही बतानी है ना। ठीक है, तो एक आपने इनिशियल रिकग्निशन की बात करनी है इस दिन, और वो बात क्या करेंगे, आप कहेंगे कि एज यूं भी लिख सकते हैं कि एज इट इज़ प्रोबेबल दैट दिस मैन्युफैक्चरिंग राइट विल गिव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देयरफॉर एंड कॉस्ट, बल्कि यूं ही लिख लो,
अब वैसे ये भी सही है, ये ज़्यादा अच्छा है, ऐसे ही लिखना, ठीक है, कि आप यूँ लिखोगे एज द मैन्युफैक्चरिंग राइट seems to give future benefit and cost in this case is 50 million, ठीक है, therefore an intangible shall be recorded at a cost of therefore and बल्कि नहीं, दोनों अलग अलग करनी है ना, तो ज़्यादा बेहतर है ऐसे ही करो, जनरल बात लिखो, ये सही है, आप जनरल बात लिखो। अभी ये ऐसे कभी हुआ नहीं, पहली दफ़ा हो रहा है, नंबर ज़्यादा है इसलिए मैं कह रहा हूँ, इनिशियल एक्सप्लेनेशन वाली लाइन भी लिखो और फिर मेजरमेंट में डाल देना, तो मेजरमेंट में आप अंग्रेजी लिख देना फिगर्स वाली, तो ज़्यादा बेहतर यही है, आप लिखो कि an intangible is recorded when there are future economic when it is probable that future economic benefits will flow and cost can be measured reliably, ठीक है, ऐसे ही बस एक लाइन के अंदर ही इसको लिखना है, फुल स्टॉप के बाद अगली लाइन में अब आप लिखेंगे। अब आपने क्या कर दिया, इनिशियल रिकग्निशन का क्राइटेरिया बता दिया, अब आगे आप लिखेंगे इनिशियल मेजरमेंट के बारे में। और आप लिखेंगे कि द एक्वायर्ड इंटेंजिबल seems अब यहाँ से वो लिखेंगे required intangible seems to give फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। नज़र आ रहा है ना भाई, राइट लेंगे प्रोडक्शन करेंगे तो नज़र तो आ रहा है ना, उम्मीद की बुनियाद पर ही आपने ये राइट भी लिया था और प्लांट भी लिया था ना, इंस्टॉल किया था, ठीक है, टू गिव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है, एंड देयरफॉर इट शैल बी रिकॉर्डेड एज एन इंटेंजिबल, इनिशियली इट शैल बी मेजर्ड एट कॉस्ट विच इज ₹50 मिलियन, फुल स्टॉप। अब ये यकम जनवरी की हेडिंग देकर आप 2 पॉइंट्स लिखकर फारिग। ज़्यादा डिस्कशन अब कहाँ पे आनी है, 31 दिसंबर पे, क्योंकि 31 दिसंबर पे जाके एक तो आपने अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन करनी है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेट लाइफ है और ये उन 3 में से नहीं है, ठीक है, डेफिनेट लाइफ वाला है ना, ना गुडविल है, ना इन प्रोग्रेस है और ना ही इनडेफिनेट है, डेफिनेट लाइफ गिवन है, ठीक है, और वो भी कौन सी वाली। अब यहाँ पे आपने डिस्कशन क्या करनी है कि लीगल लाइफ 5 है लेकिन वो एक्सटेंडेबल है 5 साल से, और चूंकि रिन्यूअल मिनिमल कॉस्ट पर है इसलिए हम इसको भी लीगल लाइफ में ऐड करेंगे, और ये सारी अंग्रेजी भी बोलता हूँ, और अमोर्टाइजेशन के लिए हम यूज़ करेंगे 10 साल, हम इसको अमोर्टाइज करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ये बात कर ली आपने। उसके बाद अगली बात आप करेंगे कि चूंकि कितने गया ये प्रोडक्ट जो है इंटेंस कंपटीशन की वजह से प्रोडक्ट जो है वो डिजायर्ड सेल्स नहीं अचीव कर सकी, इसलिए बेहतर है अपने इस एसेट को इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजार लें बाय कंपेयरिंग बुक वैल्यू विद रिकवरेबल अमाउंट। मुझे नहीं पता रिकवरेबल अमाउंट को, बता दो देना उसको कि यार ये कर लें, ठीक है। अब ये अमोर्टाइजेशन इम्पेयरमेंट की डिस्कशन हो गई, 2 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तीसरा पॉइंट अब आप लिखेंगे कि IS 38 अलाउ करता है सब्सिक्वेंटली 2 मॉडल्स, ठीक है, लेकिन TFL अपनी इस प्रोडक्ट को कॉस्ट मॉडल पे सब्सिक्वेंटली मेजर करेगा, यानी कॉस्ट लेस अक्यूमुलेशन लेस अक्यूमुलेट इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी पर रखेगा, ठीक है, और इसको रीवैल्यूएशन मॉडल पर नहीं लेके जा सकता। उसकी वजह क्या है, क्योंकि कितने गया मैन्युफैक्चरिंग राइट जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। मेरे ख्याल में 8 नंबर के लिए ये काफ़ी है, ठीक है। अब 31 अब आप यूँ लिखेंगे, ऐसे ही उसने ये बोला ना एक्सप्लेन करो, ठीक है तो हम यूँ लिखेंगे ऑन 31 दिसंबर 12, यकम जनवरी 12 पे तो थोड़ा ही लिखना पड़ा। इनिशियल रिकग्निशन कब करनी है, जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रॉबल हो, कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल हो। इनिशियल मेजरमेंट किस पे करनी है, एट कॉस्ट, जो इस केस में क्या है 50। डन हो गया। अगली हेडिंग देंगे आप 2 लाइन लिखने के बाद ऑन 31 दिसंबर 12, ठीक है अब पहला पॉइंट जो मैंने आपको बोला था उर्दू में, उसकी अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, अपने अल्फाज में, आप अपने में लिखिएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि एज दिस राइट हैज़ डेफिनेट लाइफ देयरफॉर इट विल बी अमोर्टाइज्ड ओवर इट्स लीगल लाइफ विच इन दिस केस इज 10, ब्रैकेट में लिखोगे 5 + 5, फुल स्टॉप के बाद आगे लिखोगे द लीगल लाइफ इज एक्सटेंडेबल बाय 5 years एंड एज द एक्सटेंडेबल, या जो भी यहाँ लिखा हुआ है लफ्ज क्या था, एक्सटेंडेबल था या क्या था, रिन्यूएबल, हाँ द लीगल लाइफ इज रिन्यूएबल फॉर फर्दर 5 years एट मिनिमल कॉस्ट, देयरफॉर लीगल लाइफ इज टेकन एज 10 years फॉर द पर्पज ऑफ 5 + 5 करके बता भी चुके थे, ठीक है। तो अब अगर निकाल के देना चाहो तो निकाल के भी दो, अच्छा होता है, यूं कर दिया करो। देयरफॉर ये जब लिखोगे ना, ये सारी बात करोगे कि as it has definite life therefore it shall be amortized,
ओवर इट्स, बल्कि यूँ लिख देना और अच्छा, रोप डालो, देयरफॉर इट शैल बी अमोर्टाइज्ड ओवर शॉर्टर ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ। ठीक है, अब अगली बार लीगल लाइफ ही कर रहे हो। द लीगल लाइफ, द ओरिजिनल लीगल लाइफ इज 5 years which is renewable by a further 5 years at minimal cost, therefore legal life of 10 years shall be taken for the purpose of amortization। और उसके बाद आप आगे लिखोगे therefore rupees 5 million, therefore amortization expense of rupees 5 million shall be taken to P&L as an expense, full stop। ये एक लाइन होगी amortization वाली। इसमें आपने बात बता दी सारी, उसको लीगल लाइफ में 5 क्यों ऐड किया, ठीक है, और amortization भी कितनी आ गई, डन हो गया। जहां मुमकिन हो फिगर निकाल देंगे। अगला पॉइंट लिखोगे एज द प्रोडक्ट इज अनएबल टू अचीव, वहां से देखकर लिख लेना ना, और आगे पीछे अगर मैं अंग्रेजी कर भी रहा हूं, ठीक है, अनएबल टू अचीव सेल्स टारगेट, देयरफॉर इट इज एडवाइजेबल टू टेस्ट दिस प्रोडक्ट या दिस इंटेंजिबल फॉर इम्पेयरमेंट बाय कंपेयरिंग बुक वैल्यू विद रिकवरेबल अमाउंट। अब रिकवरेबल अमाउंट नहीं है तो बस बता दिया, फुल स्टॉप। और उसके बाद तीसरी और आखिरी लाइन, IS 38 allows 2 models for subsequent measurement of an intangible. However, TFL will not use reversion model because this intangible is non-transferable, and they will subsequently measure their intangible at using cost model, and it shall appear in balance sheet at cost less accumulated depreciation less accumulated impairment loss bracket में if any, full stop। उम्मीद है 8 नंबर 8 में से 6-7 मिल जाएंगे। बस ये पहले आपने लिखना है, फिर छाती मारनी है, और आपने ये देखना है कि यही वाली बातें वहाँ भी लिखी हैं। कोई एक्स्ट्रा बात मिल जाए लिखी हुई अच्छी लगे तो उसको अगली बार के लिए ज़हन में रखना है। कोई भी सवाल आपको होमवर्क में दिया, आपने किया, सोल्यूशन तो चूंकि आप बाद में देखते हैं, पास होने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, अगर आपको नज़र आया कि वो 70% तक भी सही है तो दोबारा सवाल सॉल्व नहीं करना, बस वो गलतियाँ देख लेनी है। अगली बार जब रिवीजन में वो सवाल आएगा तो आपने फिर इंशाल्लाह आपसे वो भी बेहतर हो जाएगा। दोबारा सवाल करके टाइम ज़ाया नहीं करना। 70-80 भी सवाल सही हो गया तो जो सही नहीं हुआ वो देख लो, समझ आ गया, हाँ ये गलती होगी, ओहो कोई बात, अगली बार नहीं करूँगा। ठीक है, ये तरतीब रखनी है, जाग जाओ। बस आगे एंट्रीज आ गई, बस अब एंट्रीज खेलते हैं। ठीक है, चलो। हाँ जी, ये मैंने कल आपको सिखा के भेजा था। ऑन 1 जनवरी 12 मैचलेस एंटरप्राइजेज एक्वायर्ड रिसर्च डेटा अलॉन्ग विद पार्शली डेवलप्ड प्रोडक्ट डिजाइन। कितने बच्चे ये करके आए सवाल घर से? ओके गुड। कितने नहीं करके आए जरा वो बताया ना, जरा ये भाई को जगाना, जरा करके आए सवाल। आप हाँ, जिन्होंने पीछे मुड़ के देखा, क्यों? हाँ मुबारक, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू आने के लिए और वेलकम आने के लिए। क्या होना चाहिए वैसे बाय द वे इसकी ज़रूरत है, वैसे इसकी ज़रूरत है। अब इसको किसी भी तरह ले सकते हो, आप कह सकते हो अपनी सुस्ती की वजह से डिज़ायर्ड सेल नहीं मिली, वैसे वो तो कह रहा है इंटेंस कंपटीशन है, तो कंपेटिटर की वजह से जो भी मसला है उसको हम एक्सटर्नल इंडिकेटर ही कहते हैं। लेकिन अगर ये ना लिखा हो तो आपकी अपनी सुस्ती भी डिज़ायर्ड सेल पर पड़ सकती है, लेकिन ये बिल्कुल इररेलेवेंट बात थी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे। ठीक है जी, ना उसने पूछना ना आपको बताने की जरूरत है। FAR 1 पास है ना, बस फिर मजे मारो, बाकी तो इंतज़ार में। ठीक नहीं पड़ता ना, इसलिए तो मैंने कहा इररेलेवेंट क्वेश्चन। इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, बस ठीक है, वो डिसाइड हो गया, इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजरा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं कि MEL ने एक्वायर किया रिसर्च डेटा अलॉन्ग विद पार्शली डेवलप्ड प्रोडक्ट डिजाइन फ्रॉम अ कंपनी फॉर 2 मिलियन, जिसमें रिसर्च 0.5 और डेवलपमेंट क्या करें, इसको गायब कर दें अपने पर्चे से, ये धोखा है। ठीक है, अगर आपने एक्वायर किया है ना जी, तो आपके लिए 2 का 2 मिलियन क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, तो इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, आगे कहता है द प्रोडक्शन डिजाइन वाज हैंडेड ओवर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन 1 नवंबर। 1 जनवरी को खरीद कर लाए, आधा पुजादा
प्रोडक्ट, और यकम नवंबर को कह रहा है कि हमने प्रोडक्ट का डिज़ाइन जो है वो फैक्ट्री वालों को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को के हवाले कर दिया। मतलब इस दिन इंटेंजिबल क्या हो गया जी, कंप्लीट। इस दिन क्या हो गया जी, डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई। अब बीच में यकम जनवरी से 31 अक्टूबर तक के जो 10 महीने हैं, इनमें डेवलपमेंट चली, रिसर्च चली, डेवलपमेंट चली, तो कौन सी वाली चली ऐसी कोई बात अभी तक पता नहीं चल रही, यहाँ तक पढ़ने से पता नहीं चल रही। क्या कहता है, सब्सीक्वेंट टू एक्विजिशन, ये सब्सीक्वेंट टू यकम जनवरी 12, ऐसे ही है ना। MEL ने इनकर किए 0.7 मिलियन ऑन रिसर्च, चलो ये तो हो जाएगा एक्सपेंस, एंड 2.5 मिलियन ऑन डेवलपमेंट और फाइनलाइजेशन। अब ये क्योंकि नहीं बता रहा कि कौन सी वाली डेवलपमेंट है, तो इसको कैपिटलाइज कर देंगे। लग भी यही रहा है कि कुछ रिसर्च अलग कर दी और डेवलपमेंट पहले भी पार्शली प्रोडक्ट बनी हुई थी, तो वो यही कह रहे हैं फाइनलाइजेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमने प्रोडक्ट डिज़ाइन के ये खर्चा किया। बहरहाल चुप है, तो हमने क्या अज्यूम करना होता है, डेवलपमेंट अच्छी वाली है। ओके ओके। It is expected that this product design would provide economic benefit of company for the next 5 years। ये amortization के लिए, तो intangible डेबिट कैश क्रेडिट कर दिया आपने, मज़ीद 2.5 मिलियन पहले, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कर दो 0.7 से, उसके बाद 2.5 से इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट कर दो 2.5 से, कहानी ख़त्म। अब ये रेंड आ गया, और इस पर आपने क्या करना है जी, अमोर्टाइजेशन डेबिट अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट आ गया 2.5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5 इंटू क्या, ओहो सॉरी 2 और 2.5 जी 4.5, इधर ही लिख लो यार, 2 प्लस 2.5 इज इक्वल टू ये 4.5, कितना अरसा कह रहे जी फ़ायदा देगा, 5 ईयर्स, तो 4.5 डिवाइडेड बाय 5 किया आपने, और यकम नवंबर को ये काम इसके ऊपर शुरू हुआ है, जो प्रोडक्शन शुरू हुई है, तो नवंबर और दिसंबर। आंसर, उसने मांगी भी जर्नल एंट्रीज ही थी, इसकी डिस्कशन की तो ज़रूरत, आसान पार्ट था ये, ठीक है। तो 4 नंबर बहुत आसान थे, 8 नंबर भी इतने मुश्किल नहीं थे, 4 के पूरे नंबर आ गए, 8 में से भी आपने 5-6 ले लिए, ठीक है। तो फिर 12 नंबर के सवाल में से 9-10 नंबर मोर देन एनफ। मैं इसलिए कह रहा हूँ 8 में से 5-6 ले लिए कि आप बराबर लिख के भी इतने नंबर ले सकते हैं। बस ये जहन में रखिए, जो पॉइंट्स होते हैं, जो मतलब की चीज़ें हैं, जो चीज़ें हैं, मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें यही थी, लिखना अपने अपने अल्फाज में, बस उन एरियाज़ को टच कर दोगे, इंशाल्लाह आपको नंबर मिलेंगे। ओके, बेटा ये तो इधर भी फिर कैपिटल वर्क इन प्रोसेस, ये मैंने एक एंट्री स्किप की है, कहाँ सवाल आया जी। आप पहले को CWIP कहें क्योंकि अभी बन रहा है, अगले को भी CWIP कहें, और फिर उसके बाद अमाउंटेंस के ऊपर एक एंट्री करें जिसमें CWIP क्रेडिट करके इंटेंजिबल डेबिट कर लें, जैसे कल किया था, वो भी ठीक है, बल्कि वही ज़्यादा ठीक है। कर दूँ या सही है, समझ आ गई, कर ही देता हूँ। अच्छा जी, अब ये असल में जब हमने लिया था तो ये पार्टली डेवलप्ड था, उसने बोला था, ठीक है। तो ये पार्टली डेवलप्ड है तो CWIP, फिर मज़ीद खर्चा हुआ तो CWIP, अब कंप्लीट हो गया तो इंटेंजिबल डेबिट करो 2 + 2.5 से, तो ये 4.5 इंटेंजिबल में डेबिट और CWIP में क्रेडिट, ये कल किया था, ठीक है। तो फिर बस इसको अब क्या कर दें, अमोर्टाइज, फिर ये करने की अब ज़रूरत नहीं है, यही मैंने वहाँ पे कर दिया था बस, ठीक है। ओके जी, चलें आगे। तो 4 का एक कितने बच्चों ने घर पे लिखा था आज से, और जो मैंने बोला उससे मिलता जुलता था, वो इसलिए पढ़ा नहीं था ना, वैसे सॉल्यूशन में लिखा हुआ था नहीं,
हाँ वो भी लिख लेना चाहिए। 8 नंबर है ना, तो जो जो मिल रहा था वो लिख रहा था। खैर चले कोई बात नहीं, ठीक। इसी तो कहा 8 में से 5-6। नीनो आ रही है भाई को, खड़े हो ना जरा, खड़े हो, खड़े हो जाओ। बैठो, फिर खड़े हो जाओ, फिर बैठो, फिर बैठे रहो, जाग गए आप। अच्छा चलें जी, आए आज कुछ नया करते हैं, कुछ मीठा हो जाए। देखो मीठा सिर्फ खाने में तो नहीं होता, बोलने में भी होता है, सुनने में भी होता है, हाँ जी, पढ़ने में भी होता है। तो कुछ मीठा पढ़ लें। ये जो कल दुख में गोलदारे लगाए थे, आज सुख में इनको हटा दिया मैंने। अच्छा जी, अगर आप वेबसाइट का नाम सुना हो, वेबसाइट, आपका बिजनेस हो और उसकी कोई वेबसाइट हो, तो वेबसाइट आपको फ़ायदा देगी। एक एसेट है आपका, इसको इंटेंजिबल ही कहते हैं, इंटेंजिबल एसेट है वेबसाइट। क्या है? हाँ, इंस्टॉल वो आपके टेंजिबल पे होगी, कोई सर्वर होगा उस पर रखी हुई होगी जहाँ से एक्सेस करेंगे लोग, लेकिन है तो वो इंटेंजिबल वेबसाइट, ठीक है। अच्छा अभी मैंने नहीं कहा सफ़ा कौन सा खोलना, मैं बता दूंगा, अभी छोड़े मेरी बात सुने सारे। अभी तो मैं गेम डाल रहा हूँ, कहा नहीं पा रहे हो। इंटेंजिबल है, और भाई छोड़ देना यार, इंटेंजिबल है वेबसाइट, इंटेंजिबल है या नहीं है? है। अब अगली बात, अगर आपने वो वेबसाइट किसी वेबसाइट हाउस से जो है वो बनवा ली, सॉफ्टवेयर हाउस से बनवा ली, तो आपके पैसे लगते हैं। नॉर्मली ये रेडीमेड वेबसाइट्स होती हैं अक्सर, ठीक है, तो वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो अगर तो आप उसको परचेज़ करें तो फिर तो कोई ऐसा मसला नहीं है, वो तो आपका नॉर्मल जैसे सॉफ्टवेयर होता है, आप इंटेंजिबल ही कह के उसको रिकॉर्ड करें, ठीक है, सही है ना। मसला पैदा हुआ तब जब लोगों ने अपनी वेबसाइट्स इंटरनली जनरेट करना शुरू कर दी, खुद बनाना शुरू कर दी वेबसाइट। और इसके बारे में देखो ना, परचेज वेबसाइट है तो वो तो इतना मसला नहीं था, वो तो परचेज इंटेंजिबल वाली कैटेगरी में लगकर चल रही थी। लेकिन जब जब लोगों ने अपनी इंटरनली जनरेट करनी शुरू कर दी वेबसाइट्स, तो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल के लिए तो दो फेजेस थे, रिसर्च और डेवलपमेंट, जिसकी एग्जांपल्स हम पढ़ के आ गए, स्टैंडर्ड ने लिखी हुई थी। उनमें तो कहीं पे कोई चीज़ फिट नहीं होती थी वेबसाइट वाली। तो वेबसाइट अगर खुद इंटरनली जनरेट करें तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो, IS 38 में इस चीज़ की थोड़ी सी कमी थी, जिसके ऊपर फिर स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी, एक कमेटी हुआ करती थी जिसका नाम अब बदल के इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी बन गया है। पहले SIC इशू करती थी, अब इफ्रिक इशू करती है। SIC ये पढ़ रहे हैं, इफ्रिक 1 पढ़ेंगे डीकमीशनिंग के लिए IS 37 के साथ। तो SIC 32 इशू किया गया, जिसने फिर डील किया आकर इंटरनली जनरेटेड वेबसाइट्स के साथ। इंटरनली जनरेटेड वेबसाइट्स जो हैं वो डिस्कस की SIC 32 में आकर। इन्होंने क्या डिस्कशन की जी इन्होंने? ये बस इतनी सी डिस्कशन ही की इन्होंने कि दो तरह की इंटरनली जनरेटेड वेबसाइट्स हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस दो मकासद के लिए वेबसाइट जनरेट कर सकती हैं। कभी कभार इंटरनल यूज़ के लिए करती हैं। क्या ये मुमकिन है जी? बिल्कुल है। ये जो आपकी मिसाल के तौर पे कॉलेज वाले जो हैं वो एक वेबसाइट बना दें जिसका मकसद सिर्फ ये हो कि सारे इस्तिज़ा कराम वहीं पर जो है वो अपने नोट्स, अपने टेस्ट वगैरह वो रखेंगे। वहीं पर अगर कोई नए इस्तिज़ा आएंगे तो उनकी ट्रेनिंग के लिए भी वहीं पर जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। वहीं पर कंपनी की जो ये कॉलेज की जो पॉलिसीज़ हैं, इस दिन छुट्टी होगी, इस दिन नहीं होगी, मैसेज आ गया छुट्टी का, आ जाएगा, ठीक है। तो हफ्ते वाले दिन से लेकर जुमेरात के दिन तक 6 छुट्टियां ईद की होंगी, ऐसी चीज़ें वहाँ पे फ़लाँ बंदे ने छुट्टी की, फ़लाँ ने नहीं की। हाँ बस तो 600 भी दे दो तो थानू थोड़ियां लगनियां ने बस। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें
जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ हैं, प्रैक्टिसेस हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, डेटा है, ठीक है, ये जो कॉलेज ने सिर्फ अपने यूज़ के लिए एक वेबसाइट क्रिएट की हुई है और सिर्फ कॉलेज के अंदर ही के लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इवन स्टूडेंट्स को वो एक्सेस उसकी नहीं है, बाहर के लोगों को उसकी एक्सेस नहीं है, www वाली नहीं है कि कोई भी आके www कर ले, ठीक है। तो ऐसी वेबसाइट को कहा जाता है कि ये इंटरनल यूज़ के लिए। अब इंटरनली जनरेटेड वेबसाइट फॉर इंटरनल यूज़र्स अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए तो आपके ख्याल में इस पर जो खर्चा खुर्चा आया, वेबसाइट बनाने में खर्चा आता है ना, बोलो, ये कौन कौन से खर्चे होते हैं, कैसे, वो देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल जो इंटरनल यूज़र्स के लिए बनाई तो उस पर जो खर्चा आया उसको क्या करें, एसेट बना के ओवर फ़ायदे वाली ज़िंदगी, फ़ायदे वाला वक्त अमोर्टाइज़ करें या एक्सपेंस आउट कर दें? फ़ायदा तो है ना, आपकी यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिकेशन की हैसल बच गई, एक सेंट्रलाइज्ड आपको जो है वो इंटरफेस मिला हुआ है, वहीं पर नए लोग पुराने लोग एक दूसरे से मशवरा कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रही है, हेल्प हो, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेहतरी आती है इससे, ठीक है। तो फ़ायदा तो मिल रहा है इससे। तो अगर फ़ायदा मिल रहा है, एक ऐसा रिसोर्स जो आपके कंट्रोल में है, आपने खुद बनाया है और आपको उससे फ़ायदा होता नज़र आ रहा है, तो आप इसको क्या करोगे, कैपिटलाइज करोगे। और जाहिर सी बात है कैपिटलाइज करोगे तो फिर अगर लाइफ डेफिनेट है तो अमोर्टाइज, नहीं तो वही वाली बातें अगली वही है, ठीक है, सही है। तो ये तो हो गया साइड पे। फिर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो फॉर एक्सटर्नल यूज़र्स भी वेबसाइट्स बनाती हैं। क्या ख्याल है, बनाती हैं जी? ज़्यादा होती यही हैं। तो फॉर एक्सटर्नल यूज़र्स अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने वेबसाइट बनाई है तो दो तरह की वेबसाइट्स फिर हो सकती हैं, ये एक्सटर्नल यूज़र वाली भी। एक वो जो सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए, ठीक है, सोलली फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पसेस। जैसे आप पेप्सी की वेबसाइट ओपन करें, अगर किसी के पास नेट चल रहा है तो ओपन करें, तो आपको वहाँ पर सारी प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे। ज़रा पॉज करें, मैं भी ओपन करूँ, बल्कि रहने दें, पॉज ना करें, मैं इसको हटा लेता हूँ, नेट ना की कह सकते हैं, मैं भी ओपन करता हूँ, आप भी ओपन करें जी। जेल रोड खोलूँ? जेल रोड पे क्या होगा? मैंने PES पहले लिख दिया तो पेस्को आ गया, नहीं वो पेस्को है, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, वो आ गया था, ठीक है। दो तीन खोल लेता हूँ ना जी, देखा ना। हु वी आर, आर ब्रांड्स, आर प्रोडक्ट्स, ऐसे। एक तो ये हो गया, दूसरा चलें अब अच्छा जी, एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए सिर्फ वेबसाइट बनाई गई है, मतलब उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या है, एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो ऐसी वेबसाइट जो बनाई तो एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए गई है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर्पज़ है, उसका सिर्फ पर्पज़ क्या है, एडवर्टीजमेंट करना, जगाना ज़रा इसको, तो इसको क्या कर देंगे हम, एक्सपेंस आउट। जैसे मिसाल के तौर पे पेप्सी को की जो मैंने वेबसाइट ओपन की तो इसके ऊपर इनकी डिफरेंट
प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अब आप रात को 12-1 बजे बैठ के जो है वो लेज़ यहाँ से क्लिक करके ऑर्डर करने की कोशिश करें, या ये जो बबली स्पार्कलिंग वाटर है, ब्लैक बेरी बबली जो है, ये आपका दिल करे कि मैंने पीना है, रात को आपको रोज़ा लगा हो, अच्छा रात को तो नहीं लगा होता, तो यहाँ से आप ऑर्डर नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्लिक करें, आपको यहाँ से वो आपको पेप्सी या लेज़ देने नहीं आएंगे। ये वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ किस मकसद के लिए है जी? एडवर्टीजमेंट पर्पज़ के लिए। तो पेप्सी वालों ने ये जो वेबसाइट बनाई है, जाहिर है इसको बनाने पे भी खर्चा आया होगा, ठीक है। तो इस सारे खर्चे को क्या करना है इन्होंने? अच्छा, इसके साथ ही एक और वेबसाइट मैंने ओपन की, पार्क व्हील्स, ऐसे ही OLX, ऐसे ही दराज, ये डिफरेंट 3 मैंने बोले, सामने यही आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर गाड़ी की तस्वीरें लगी हुई हैं। अब इस गाड़ी को अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इस गाड़ी को खरीदने की तरफ जा सकते हैं, खरीद सकते हैं। अच्छा, यहीं से आप दराज ओपन करें, OLX ओपन करें, तो जो गुड्स होंगी, ठीक है, दराज के ऊपर चीज़ें वहीं से ऑर्डर हो रही होती हैं, आप क्लिक करते हैं, वहीं से आप ऑर्डर कर रहे हैं। तो वेबसाइट तो ये भी हैं, ठीक है। तो ये वेबसाइट जो हैं, ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए तो नहीं है, ये तो दुकान है इनकी, दुकानदारी है इनकी, यहाँ पर तो सेल परचेज की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ठीक है। तो वो वेबसाइट जो फॉर ऑनलाइन सेल्स हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या ले ली थी यहाँ पे, पेप्सी को, ठीक है। और अभी मैंने क्या बोला जी कि फॉर ऑनलाइन, अगर मैंने वेबसाइट बनाई है फॉर ऑनलाइन सेल्स, कोई भी और कितनी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी उनके ऑनलाइन सेल्स की उनकी वेबसाइट्स बनी हुई, ऑनलाइन स्टोर्स हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते फिजिकली, ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर ही जो है वो सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर्स हैं, ठीक है। कहीं वेयर हाउस बनाया होता है बस। तो मिसाल के तौर पे दराज, अमेज़ॉन भाई कह रहे हैं, शौकत खानम, मैं शौ बस बस ठीक है ना, मैं पेंडू सा आदमी हूँ, मुझे जो नाम आते हैं मैं वही लिखूंगा बस। अब बस कर दे, इसकी बात छोड़ें। अब आपके सामने पार्क व्हील्स आया था, ज़मीन.com है, OLX है, काफ़ी हैं, ठीक है। ये सारी की सारी वेबसाइट जो हैं, इन पे ऑनलाइन सेल भी हो रही है, ठीक है। तो ऐसी वेबसाइट अगर आप इंटरनली जनरेट करेंगे तो इनको भी क्या करना है? कैपिटलाइज, ठीक है जी। तो ये जनाब आपका SIC 32। अब इसके आगे बातें हैं, क्योंकि मसला तो यहाँ से शुरू होना है ना कि इंटरनली जनरेटेड है, तो रिसर्च और डेवलपमेंट टाइप मामला यहाँ भी चलना है, ठीक है। ये कितने अरसे के खर्चों को आप एक्सपेंस आउट करें और कब से कैपिटलाइजेशन शुरू करें, फिर बहुत सारी इसकी और भी डिस्कशंस हैं, ठीक है। ऑपरेशंस होंगे, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की बातें हैं, ये सारी बातें हम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, वैसे आपस की बात है, थोड़ी बहुत ही सही, एडवर्टीजमेंट तो इस पर भी हो ही जाती है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट ऐसे वो नई गाड़ियों की उन्होंने तस्वीरें लगाई होती हैं, अपनी कोई प्रोडक्ट्स लगाई होती हैं इन्होंने, ठीक है। तो ये एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं, सिर्फ सेल नहीं कर रहे, ये साथ साथ हो रहा होता है। अब इसका क्या ट्रीटमेंट करना है वो देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो सर्विस भी हो सकती है, आप गुड्स भी बेच सकते हैं, सर्विस भी बेच सकते हैं, बेचना है ना कुछ, तो वेबसाइट के थ्रू अगर बेच रहे हैं आप, तो वेबसाइट आपकी ऑनलाइन सेल के लिए है, ज़रूरी नहीं कि गुड्स हो, सर्विसेज भी बेच सकते हैं आप, ठीक है जी। इंस्पेक्शन करने हैं वो सर्विसेज देते हैं, ठीक है। तो आपने वेबसाइट से आके बुकिंग की, तो आपने अपने बंदे भेज के उनको इंस्पेक्शन कर दी और उससे चार्जेस ले लिए, तो इस ऑनलाइन वेबसाइट को आपने यूज़ करके आपने सर्विस दी है। आप गुड्स भी बेच सकते हैं, सर्विसेज भी बेच सकते हैं, सेल तो सेल है ना, ठीक है। अच्छा, अब ये पढ़ें ज़रा, इंटेंजिबल एसेट्स वेबसाइट कॉस्ट, SIC 32 ने आकर इसकी क्लैरिफिकेशन दी। एन एंटिटी मे इनकर एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ इट्स ओन वेबसाइट, इनकर करे एक्सपेंस, ठीक है, ऑन डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन, यानी इंटरनली जनरेटेड की बात कर रहा है, क्योंकि परचेज वाला तो वैसे सिंपल केस होता है। तो ये SIC 32 ने इंटरनली जनरेटेड वेबसाइट की डिस्कशन की,
जिसमें कहता है अगर एक्सटर्नल एक्सेस के लिए है, अगर एक्सटर्नल एक्सेस के लिए है, ऊपर वाली हेडिंग, ठीक है, और प्रोमोट और एडवर्टाइज ओन प्रोडक्ट्स भी कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज भी दे सकते हैं, या सेल प्रोडक्ट सर्विसेज भी हो सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज की बजाय ज़्यादा बेहतर है, जैसे भाई ने भी ये कह दिया, इंस्पेक्शन सर्विसेज, आगे पाक व्हील्स की एग्जांपल दे दें। अगर तो पहली वाली केस की होगी है तो देखो एक्सटर्नल एक्सेस वाली तो दोनों है, अगर सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए होगी तो एक्सपेंस आउट, और अगर ऑनलाइन सेल के लिए होगी तो कैपिटलाइज, ठीक है। और अगर इंटरनल एक्सेस के लिए है, स्टोर करती है कंपनी पॉलिसी, स्टोर करती है कस्टमर डिटेल, सर्च रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, तो इनको क्या करते हैं हम, कैपिटलाइज, ठीक है। ये तो सारी ही कैपिटलाइज होती हैं, ठीक है। ये तो एक ही तरह की होती है, ये क्या हो जाएंगी, कैपिटलाइज। लेकिन इंटरनल एक्सेस वाली जो हैं उनके बारे में क्या है, सिर्फ प्रमोट करने और एडवर्टाइज करने के लिए हों तो इनको क्या करते हैं हम, एक्सपेंस आउट, ये आगे लिखा हुआ है, और बाकी जो है उनको हम क्या किया करते हैं जी, तो ये दोनों तरह से एक्सटर्नल एक्सेस वाली एक्सपेंस आउट भी हो सकती हैं और कैपिटलाइज भी हो सकती है, ये बात की आपके साथ, ठीक है जी, ओके। अच्छा, यार ये जो अगली डिस्कशन है ना, बड़ी सादी सी है, लेकिन बाद में पढ़ेंगे, ज़रा तशरीफ़ ले आइए अगले सफ़े के ऊपर। आपका SIC 32 बस इतना सा ही एक सफ़ा है, और यकीन माने जैसे आपको वो एक्टिविटीज़ देखकर पता लगने नहीं लग गया था, बिल्कुल इसी तरह नामों के साथ इसमें भी आती हैं एक्टिविटीज़ एंड डिफरेंट, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर प्लानिंग फेज़ है, ये SIC 32 ने ये फेजेस स्टेजेस बताई थी। प्लानिंग, इसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं, फिर एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फिर इसकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, फिर ग्राफिक डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, कुछ इसकी एक्टिविटीज़ हैं, फिर कंटेंट जो ऊपर चढ़ा होता है, जो पढ़ रहे होते हैं, ठीक, कंटेंट डेवलपमेंट, ये भी एक एक्टिविटी है, इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है जी। और बस ये जनाब आपका वेबसाइट के बनने का टाइम है। अब प्लानिंग, एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइन और कंटेंट क्रिएशन, ये 4 स्टेजेस हैं। अगर लिंक करना चाहते हो ना पिछली डिस्कशन के साथ, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल वाला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ, ये इस इंटरप्रिटेशन में SIC 32 में नहीं लिखा हुआ, ये आपकी किताब में आपके आसानी के लिए लिखा हुआ है, ये कि जो प्लानिंग फेज है दरअसल ये वो जिसको हम रिसर्च कहते थे, यानी इसके अंदर होने वाले सारे खर्चों को एक्सपेंस आउट करेंगे, ठीक है। और जिसको आप डेवलपमेंट कहते थे वो ये तीनों हैं, यानी इन तीनों में जो एक्टिविटीज आएंगी वो डेवलपमेंट फेज की एक्टिविटीज हैं, और उनका रूल वही है, कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया। लेकिन यहाँ 6 क्राइटेरिया नहीं कहीं लिखा हुआ, यहाँ बस उन्होंने ये कहा है कि क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजिंग इंटेंजिबल, तो वो भी वही होता है ना, ठीक है। तो वो कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया, जब क्राइटेरिया मीट कर जाए उससे ऑनवर्ड्स वाले खर्चे क्या होंगे, उससे पहले वाले डेवलपमेंट के खर्चे भी क्या हो सकते हैं, एक्सपेंस आउट। तो यानी रूल जब मैंने ये आपके सामने कर दिया तो वापस पुरानी जगह पे चले गए। बस फर्क सिर्फ ये है कि रिसर्च की एक्टिविटीज पहले एग्जांपल्स और थी, अब जरा वेबसाइट के कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट चीजें आ गई। डेवलपमेंट पहले कुछ और बातें थी, अब बस जरा वेबसाइट वाले खर्चे होंगे, कंप्यूटर की बातें होंगी, हैं जी। पढ़ें, मुश्किल नहीं है, आसान है, एक बार पढ़ना है, फिर बार बार पढ़ना है, जब जब गुजरना है तब पढ़ना है। अभी तो यूँ करेंगे कि जो सवाल मैं करवाया करूँगा उसके साथ इसको भी ओपन करूँगा, 1-2 दिन ऐसे चलेगा। ये याद रखना है, याद करना नहीं है। अगेन ये वही चीज़ है, रिप्रोडक्शन नहीं मांगेगा, लेकिन अभी एक बार पढ़ा के सवालों की ज़ियारत कराता हूँ आपको। आप कहोगे इससे आसान काम ही कोई नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी सी एक्टिविटीज़ हैं, एक बार ही अभी मैं और आप पढ़ेंगे तो माइंड के अंदर आपके ये बैठना शुरू हो जाएंगी। फिर आप जब तक ये टॉपिक चल रहा है, जब जब मैं ऐसा कोई सवाल ओपन करूंगा, मैं जानबूझ के याद भी होगा आपको इस सफ़े पे लाऊंगा, तो ये एक तरह से पैसिव रट्टा ही लग जाता है, याद ही हो जाता है, ठीक है।
और उसके बाद याद बस रखना इस तरह से होता है कि जब पर्चे में वो एक्टिविटी सामने लिखी हुई है तो आपको बस ये पता लग जाए, वैसे ही हमने तो 4 नहीं छोड़े, वैसे ही हमने तो इसको क्या कर दिया है 2। इसका मतलब ये 3-4 एक्टिविटीज याद रख लेंगे और नजर भी आएंगी, और बाकी सारी कहाँ पे हैं, डेवलपमेंट में। तो आसानी है इस तरह से, ठीक है। वरना ये SIC 32 है, ठीक है। तो वेबसाइट बनाने तक क्या क्या काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो रिसर्च शुरू करते हैं हम, यानी प्लानिंग फेज, जिसको SIC 32 ने कहा। उसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले तो फिजिबिलिटी बनाएंगे, भाई जरूरत है भी सही कि नहीं। फिजिबिलिटी क्या होती है, कोई काम करने जा रहे हो तो कितना खर्चा आएगा, कितना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, फिजिबिलिटी किसे कहते हैं। जो काम करने जा रहे हैं, जो खर्चा करने जा रहे हैं बिजनेस में, वो खर्चा करके फायदा आना है या नहीं आना। फिजिबिलिटी तो हमेशा, आप कोई भी काम करेंगे आप उसकी फिजिबिलिटी बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या है जी, फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे। उसके बाद फिजिबिलिटी बन गई, उसी के अंदर ही आप फिर क्या करेंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस को डिफाइन करेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से ना। आपने किस लेवल तक इस वेबसाइट को ऑपरेट करना है, तो कौन से हार्डवेयर चाहिए आपको, कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, ठीक है। फलां लैंग्वेज C++ में बनना है, जावा में बनना है। हार्डवेयर कौन सा सर्वर किस कंपनी का, आपने IBM का लेना है, आपने HP का लेना है, आपने डेल का लेना है। क्या कर रहे हो आप, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशंस को डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद अब डिफाइन किया हार्डवेयर, मुझे जी एक सर्वर चाहिए। ये चौधरी सर्वर नहीं है, ये वो सर्वर है, बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं जिनके ऊपर बताऊंगा अभी। बेसिकली ना, आपका बिजनेस है 5 बजे, यहाँ पाकिस्तान में आपने दफ्तर बंद कर दिया, लेकिन UK के अंदर भी कोई बंदा जो है वो अपने दिन के हिसाब से जब आपकी वेबसाइट पे हिट करता है तो आपका दफ्तर तो बंद होता है, लेकिन आपकी वेबसाइट उसके सामने खुलती है, क्योंकि वो वेबसाइट आपने एक सर्वर के ऊपर अपलोड की होती है, जो सर्वर 24 घंटे ऑन रहता है, ठीक है ना। उसके ऊपर वो अवेलेबल हो, यानी कि वो बेसिकली एक जो है वो क्लाउड होता है, फिर उसके ऊपर जो है वो एक्सेस करते हैं लोग, तो आपके सर्वर से वो क्लाउड उठाकर उनको चीज़ें प्रोवाइड करता रहता है। IT की बातें मुझे थोड़ी बहुत जो, मुझे मैं को IT वाला बंदा हूँ, थोड़ी बहुत जो ऐसे ही सुनी सुनाई बता रहा हूँ आपको, है जी। तो वो सर्वर हर वक्त जो है वो उसको होस्ट कर रहे होते हैं बेसिकली वेबसाइट को। कोई बंदा दुनिया में किसी भी वक्त में आपकी वेबसाइट पे हिट करेगा, आपका दफ्तर, आपका कंप्यूटर बंद भी है तो वेबसाइट आपकी एक्सेसिबल होगी। अब ये सर्वर आप खुद भी खरीद सकते हैं, ये सर्वर बड़े बड़े मुल्कों के अंदर, कईयों के अंदर लगे हुए हैं, वहाँ पे आप किराया दे के भी अपनी वेबसाइट होस्ट करवा सकते हैं, ये आपकी मर्जी होती है, ठीक है, सही है। तो अब आपने कहा जी मुझे मिसाल के तौर पे हार्डवेयर में एक बड़ा सर्वर चाहिए और उसके बाद 2 छोटे कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, और सॉफ्टवेयर में मुझे फलां सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। अब ये जब आपने ज़रूरत अपनी देख ली तो उसके बाद फिर आप अल्टरनेटिव्स पे जाते हो। अच्छा जी सर्वर और कंप्यूटर चाहिए तो कौन सी कंपनी का बेहतर है, डेल का, HP का, लिनोवो का, IBM का, एप्पल का, मैंगो का, किसका, ठीक है जी। तो वो आप अल्टरनेटिव्स को सामने रखते हो, अपनी स्पेसिफिकेशंस को जहन में रखकर, और फिर जाहिर सी बात है आप देखोगे स्पेसिफिकेशंस भी पूरी हों और कॉस्ट भी ज़रा बेहतर हो, तो आप क्या कर रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स एंड सप्लायर्स, ठीक है। किससे खरीदें और क्या चीज़ खरीदें, एवेल्युएट कर रहे हो आप, अल्टरनेटिव्स को एवेल्युएट कर रहे हो उस्मान भाई, अल्टरनेटिव्स को एवेल्युएट कर रहे हो मोबाइल पे, ठीक है। तो अल्टरनेटिव्स को एवेल्युएट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आप कहते हैं ठीक है जी IBM टिक, ठीक है जी जावा लैंग्वेज में प्रोग्रामरों का जी आपने ये हमें बना के देना मिसाल के तौर पे ये टिक, तो आपने क्या किया, अपनी प्रेफरेंसेस को सेलेक्ट कर लिया। अब 4 एक्टिविटीज़ है, इधर ना देखो, मेरी तरफ देखो, 4 एक्टिविटीज कौन सी आई, सबसे पहले, फिर उधर देख लो तुम, फिर उधर नहीं देखना, मेरी तरफ देखना है जी। सबसे पहले फिजिबिलिटी आपने बनाई, फिर डिफाइन किया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, फिर इवेल्युएट किया आपने अल्टरनेटिव्स को, ठीक है, और उसके बाद फिर सेलेक्ट कर लिया प्रेफरेंस को। 2 बार हो गया, एक बार और कर ले, आमिर भाई ने पार्ट 2 का भी कह दिया, इसलिए एक बार पार्ट 1 में पहले और बता दें। 4 काम प्लानिंग है, लेकिन आप इसको रिसर्च की तरह समझें, यानी कि इस अरसे में होने वाला हर खर्चा कहाँ जाना है, पहले ही बता रहा एक्सपेंस में जी। तो 4 काम, फिजिबिलिटी स्टडीज, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करना, फिर अल्टरनेटिव्स देखना, पहले तो ये देखा ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए कौन सा, फिर देखा कि कौन कौन ये प्रोवाइड कर रहा है, और फिर चौथा उसमें से
फिर तुम देख रहे हो उधर, उसमें से क्या कर लिया, अपनी प्रेफर्ड चीज को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस अरसे के अंदर जो भी काम हुए, ट्रीटमेंट अकाउंटिंग का क्या है, एक्सपेंस करो जब वो इनकर हो जाए, यानी हमारा रिसर्च फेज ही हो गया ना, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम बात कर रहे होंगे, कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, बात कर रहे होंगे डेवलपमेंट।